पिनैकल 26,000 जीके। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। रक्त को उसका रंग देने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन। रक्त को उसका रंग देने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वह हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है धमनियों के माध्यम से। रक्त समूह जिसको सर्वदाता माना जाता है वो है ओ। रक्त समूह जिसको सर्वदाता माना जाता है ओ समूह। मानव लाल रक्त कणिक कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है कहाँ? स्थिमज्जा में। मानव लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है स्थिमज्जा में। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिकाएं हैं धमनियां। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिकाएं हैं धमनियां। मछलियों का हृदय होता है 2 कक्षीय। मछलियों का जो हृदय है वो 2 कक्षीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिकाएं कौन सी है? शिराएं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को जो हृदय तक ले जाता है वो वाहिकाएं कहलाती हैं शिराएं। रक्त प्लेटलेट्स जिसका अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। हृदय संबंधी चिकनी कंकालीय प्रकार है मांसपेशियों के। हृदय संबंधी चिकनी कंकालीय प्रकार है मांसपेशियों के। मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक खनिज है आयरन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? आयरन। अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिकाओं के प्रकार है प्लेटलेट्स, लाल एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं। अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका का प्रकार है प्लेटलेट्स, लाल एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है वो है लसिका। श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला करता है वो है लसिका। मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसिकाभ अंग होता है वो है प्लीहा। मानव शरीर में सेम के आकार का एक बड़ा लसिकाभ अंग होता है वो है प्लीहा। सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब के सामान्य रक्तचाप हैं 120 mmHg और 80 mmHg। सिस्टोलिक दाब 120 mmHg, डायस्टोलिक दाब 80 mmHg। छिद्रों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली सीरा कहलाती है वेरिकाज सीरा। छिद्रों के ठीक से बंद न होने के कारण सूजी हुई नीली सीरा जो होती है वह वेरिकाज सीराएं कहलाती है। एंटीकोआगुलंट्स को आमतौर पर जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। एंटीकोआगुलंट्स को आमतौर पर जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। रक्त नीलय में प्रवेश करता है मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान। रक्त जो है वो नीलय में प्रवेश करता है मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान। ऐसी परिसंचरण जिसमें रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश करता है उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त जो है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। लसिका को कहा जाता है क्या? उत्तक द्रव। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है।
धमनी की भित्तियां पर रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है नीलय संकुचन के दौरान। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगाया जाता है नीलय संकुचन के दौरान। श्वेत रक्त कोशिकाएं भाग हैं शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का ही भाग है। हृदय कक्षों के बीच स्थित भित्ति जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकती है वह सेप्टम है। हृदय कक्षों के बीच स्थित भित्ति जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकती है वह कहलाती है सेप्टम। अधिकांश कशेरुकी समूहों में होता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। अधिकांश कशेरुकी समूह जो हैं उनमें रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों में होता है रक्त का एकल परिसंचरण। मछलियों में क्या होता है? मछलियों में होता है रक्त का एकल परिसंचरण। ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है सर्वदाता। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन का पता लगाने में सहायक यंत्र है स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन का पता लगाने में सहायक यंत्र है स्टेथोस्कोप। फुफ्फुसीय शिरा ले जाती है ऑक्सीजन युक्त रक्त का। फुफ्फुसीय शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। मोटी भित्तियाँ, कोई भी वाल्व न होना, रक्त का प्रवाह उच्च दाब में होना, रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाना, ये सब विशेषताएं हैं धमनियों का। धमनियों की भित्तियाँ जो है वो मोटी होती है। धमनियों में कोई भी वाल्व नहीं होता है। धमनियाँ जो है वो रक्त का प्रवाह उच्च दाब में होता है। धमनियों में रक्त का प्रवाह उच्च दाब में होता है। धमनियों के रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाता है। धमनियाँ जो है वो रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाता है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। धमनियाँ जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। शिराएं ले जाती है ऑक्सीजन रहित रक्त को। शिराएं जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। उभयचर जीव होते हैं कितने कोष्ठीय? 3 कोष्ठीय हृदय वाले। उभयचर जीव के पास 3 कोष्ठक हृदय होते हैं। मछलियों में नीलय से रक्त जाता है केवल गलफड़ा तक। मछलियों में नीलय से रक्त जाता है केवल गलफड़ा तक। मत्स्य और समुद्री घोड़ों में होता है 2 कोष्ठीय हृदय। मत्स्य और समुद्री घोड़ा जो होता है उसमें 2 कोष्ठीय हृदय होता है। हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग रखा जाता है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग रखा जाता है शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। जो रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन वाला होता है वो है लसिका। जो रक्त के प्लाज्मा के समान होता है लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन वाला होता है वह है लसिका। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जो होता है धमनियों के संकुचन के कारण। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है जो होता है धमनियों के संकुचन के कारण। मानव हृदय बना हुआ होता है कितने कोष्ठक से? 4 कोष्ठक से। मानव हृदय बना होता है 4 कोष्ठक से जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं प्लेटलेट कोशिकाएं। रक्त स्कंदन में सहायता कौन करते हैं? प्लेटलेट कोशिकाएं। ए बी रक्त समूह में ए और बी रक्त समूह दोनों के जीन होते हैं डोमिनेंट। ए बी रक्त समूह में ए और बी रक्त समूह दोनों के जीन होते हैं डोमिनेंट। स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है।
स्पंदन गतिविधि जिन्हें पल्स कहा जाता है वो महसूस होती है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। स्पंदन गतिविधि जिन्हें पल्स कहा जाता है वो महसूस होता है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। रक्त के वह घटक जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शरीर को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं वे हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त के वह घटक जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शरीर को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं वे हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिराएं जुड़ी होती है बाएं आलिंद से। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिराएं जो हैं वो जुड़ी होती है बाएं आलिंद से। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। वाहिकाएं जो फेफड़ों को छोड़कर रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है वो है महाधमनी। वाहिकाएं जो फेफड़ों को छोड़कर रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उसे महाधमनी कहते हैं। पक्षियों में होता है कितने कोष्ठीय हृदय? 4 कोष्ठीय हृदय। पक्षियों में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। वह तत्व जो मानव रक्त के हीम का हिस्सा है वो है आयरन। वह तत्व जो मानव रक्त के हीम का हिस्सा है वह है आयरन। AB+ रक्त समूह वाले मनुष्य होते हैं सार्वग्राही। AB+ रक्त समूह वाले मनुष्य होते हैं सार्वग्राही। हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होता है ऑक्सीजन के प्रति। हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होता है ऑक्सीजन के प्रति। हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाया जाता है वृक्क धमनियों द्वारा। हृदय से वृक्क तक रक्त पहुंचाया जाता है वृक्क धमनियों द्वारा। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 300 ग्राम। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है 300 ग्राम। रक्तचाप वह बल है जो रक्त द्वारा लगाया जाता है वाहिका की दीवार पर। रक्तचाप वह बल है जो रक्त द्वारा लगाया जाता है वाहिका की दीवार पर। रक्त धमनियों से शिराओं तक सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है जिसे कहा जाता है कोशिकाएं। रक्त धमनियों से शिराओं तक सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है जिसे कहा जाता है कोशिकाएं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? वो है लाल रक्त कोशिका। रक्त का कौन सा घटक जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है लाल रक्त कोशिका। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन सी समस्या का निदान करने में मदद करता है? हृदय संबंधी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG जो है वो हृदय संबंधी समस्याओं का निदान करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। परकिनजे फाइबर विशेष मांसपेशी फाइबर है कहाँ का? हृदय का। परकिनजे फाइबर जो है वो विशेष मांसपेशी है हृदय का। रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज आयन है कैल्शियम। रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज आयन है कैल्शियम। एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय पर। एंजियोप्लास्टी जो है वो की जाती है कहाँ? हृदय पर। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाएं होती है कोशिकाएं। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं कौन सी? कोशिकाएं। रक्त का वह घटक जो भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है वो है प्लाज्मा। रक्त का वह घटक जो भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है वो है प्लाज्मा। रक्त का वह तरल भाग जिसमें 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम होते हैं वह है प्लाज्मा। वह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को विघटित रूप में परिवहन करने वाला घटक है वो है प्लाज्मा।
खाद्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को विघटित रूप में परिवहन करने वाला घटक है प्लाज्मा। स्तनधारियों का हृदय होता है कितना कक्ष का? 4 कक्ष का। स्तनधारियों का हृदय जो है वो 4 कक्षीय होता है। एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है मछलियों में। एक हृदय चक्र में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर के गुजरता है मछलियों में। 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। 2 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय जो है वो पाए जाते हैं अस्कोलियोडॉन मछली में। अस्कोलियोडॉन में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं अस्कोलियोडॉन मछली में। मगरमच्छ में होता है 4 कक्षीय हृदय। मगरमच्छ में होता है 4 कक्षीय हृदय। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितनी? 12 से 16 ग्राम। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में प्रति 100 ग्राम मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में सबसे पहले की गई थी डॉक्टर Y.M. भेंडे के द्वारा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में सबसे पहले की थी डॉक्टर Y.M. भेंडे ने। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक एंटीजन को व्यक्त करने में विफल है, A, B और H एंटीजन। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन एंटीजन को व्यक्त करने में विफल है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन A, B, H को व्यक्त करने में विफल है। हृदय में शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है क्या? धमनियाँ। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है धमनियाँ। रक्त का थक्का रक्त में मौजूद कुछ कोशिकाओं के कारण बनता है जो है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जो है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं सर्वग्राही। AB रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सर्वग्राही होते हैं। O रक्त समूह वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वग्राही, O रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? स्कंदन। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन। मुख्य धमनी जो हृदय से शरीर के शेष भाग तक रक्त ले जाती है वो कहलाती है महाधमनी। मुख्य धमनी जो हृदय से शरीर के शेष भाग तक रक्त ले जाती है वो कहलाती है महाधमनी। धमनी जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है उसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। धमनी जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है उसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। हृदय धमनी वृक्क धमनी तथा यकृत धमनियों से प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। हृदय धमनी वृक्क धमनी तथा यकृत धमनियों से प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। रक्त प्रोटीन जो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है वो कहलाता है एल्ब्यूमिन। रक्त प्रोटीन जो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है वह कहलाता है एल्ब्यूमिन। महाधमनी शारीरिक रचना विज्ञान से संबंधित है मानव हृदय की। महाधमनी जो है वो मानव हृदय की शारीरिक रचना विज्ञान से संबंधित है। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने का कार्य कौन करता है? फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने का कार्य फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी का काम है। धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएँ कहलाती है केशिकाएँ यानी कैपिलरीज। धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उन्हें केशिकाएँ यानी कैपिलरीज कहते हैं। हृदय की मांसपेशी तक रक्त पहुंचाने का कार्य है किसका? हृदय धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी का। हृदय की मांसपेशी तक रक्त पहुंचाने का कार्य है हृदय धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी का। फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य है फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेंस का।
फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य है फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेंस का। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है रक्त को। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है रक्त को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएं अन्य स्थानों या अंगों तक फैलती है वह अपरूपांतरण यानी मेटास्टैसिस कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में से कैंसर कोशिकाएं जो है वो अन्य स्थानों या अंगों तक फैलती है उसको अपरूपांतरण यानी मेटास्टैसिस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट्स विकसित होते हैं थाइमस एवं अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट्स जो है वो विकसित होते हैं कहाँ? थाइमस एवं अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से। शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। शरीर के अंदर रक्त जो है वो जमता नहीं है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त में शर्करा का स्तर जो है वो सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है फेफड़ों से लेकर के ऊतकों तक। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। जब WBC जो है वो अधिक मात्रा में आज हो जाए शरीर में तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त किया जाता है बायां अलिंद द्वारा। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त किया जाता है बायां अलिंद द्वारा। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? यूरोक्रोम। मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है यूरोक्रोम। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र में पीले रंग के लिए उत्तरदायी रसायन है क्या? यूरोबिलिन। मूत्र में पीले रंग के लिए उत्तरदायी रसायन है यूरोबिलिन। मूत्र के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं का क्रम है पहले निस्पंदन, उसके बाद चयनात्मक पुनः अवशोषण और उसके बाद निष्कासन। मूत्र के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं का क्रम है निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, निष्कासन। वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंद से पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो एसिड। वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंद से पुनः अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। मनुष्य में त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत कार्य करते हैं उत्सर्जन अंग के रूप में। मनुष्य में त्वचा, फेफड़े, बड़ी आंत कार्य करते हैं उत्सर्जन अंग के रूप में। वाष्पोत्सर्जन
विसरण और सग्रहण विभिन्न तरीके बताते हैं पौधों में उत्सर्जन के। वाष्पोत्सर्जन, विसरण और सग्रहण ये सब जो है वो विभिन्न प्रकार है पौधों में उत्सर्जन के। जल एवं लवण का नियमन होता है वृक्क द्वारा। जल एवं लवण का नियमन होता है वृक्क द्वारा। वयस्क मनुष्य द्वारा 24 घंटे में उत्सर्जित मूत्र की औसतन मात्रा होता है 1 से लेकर के वह 1.8 लीटर। वयस्क मनुष्य द्वारा 24 घंटे में उत्सर्जित मूत्र की औसतन मात्रा होती है 1 से लेकर के 1.8 लीटर। जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है अमोनिया। जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया। मानव में यूरिया चक्र होता है यकृत में। मानव में यूरिया चक्र होता है यकृत में। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है क्या? यूरिक अम्ल। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है यूरिक अम्ल। वृकाणु का वह भाग जो रक्त से प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है वह है बोमन कैप्सूल। वृकाणु का वह भाग जो रक्त से प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है वह है बोमन कैप्सूल। आहार नाल का भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है गुदा से। आहार नाल का वह भाग जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है वो है गुदा। वृक्क की एक जोड़ी मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग घटक ये सब जो है वो मानव उत्सर्जी तंत्र के भाग हैं, घटक हैं। मानव उत्सर्जी तंत्र के घटक कौन कौन से हो गए? तो वृक्क की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होते हैं कहाँ? वृक्क में। उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होते हैं वृक्क में। नोट: उपास्थि उत्तक एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद होते हैं, जो संरचनात्मक सहायता और लचीलापन प्रदान करते हैं। वृक्क प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपोहन यानी डायलिसिस। वृक्क प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाता है अपोहन यानी डायलिसिस। वह भाग जो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है वह मूत्रवाहिनी है। वह भाग जो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है वह मूत्रवाहिनी है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण पुनः अवशोषित किए गए अपशिष्ट उत्पाद हैं वृक्क द्वारा। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण पुनः अवशोषित किए गए अपशिष्ट उत्पाद हैं वृक्क द्वारा। मांसपेशियों के चयापचय से उत्पन्न और गुर्दे द्वारा उत्सर्जित एक अपशिष्ट उत्पाद है क्रिएटिनिन। मांसपेशियों के चयापचय से उत्पन्न और गुर्दे द्वारा उत्सर्जित एक अपशिष्ट उत्पाद है क्रिएटिनिन। वृक्क की एक बुनियादी शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। वृक्क की एक बुनियादी शारीरिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हीमोडायलिसिस। कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया है हीमोडायलिसिस। पादप उत्सर्जन करते हैं अपने वानस्पतिक अंगों के माध्यम से। पादप जो है पादप उत्सर्जन करते हैं अपने वानस्पतिक अंगों के माध्यम से। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को निकाला जाता है परासरण द्वारा। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया निकाला जाता है परासरण द्वारा। बोमैन कैप्सूल आच्छादित रखता है ग्लैमेरुलस को। बोमैन कैप्सूल जो है वो ग्लैमेरुलस को आच्छादित रखता है।
एक वयस्क मानव मूत्र में मौजूदा अपघटक होते हैं 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। मानव मूत्र में जो अपघटक होते हैं उसमें 95% तो जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। वृक्क और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। वृक्क और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर से उत्पन्न सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। मानव शरीर से उत्पन्न सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है यूरिक अम्ल। मानव नर में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। मानव नर में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है? मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो मौजूद होती है मूत्राशय के नीचे। पसीना या संवेदन नियंत्रित करने का एक तरीका है शरीर के आंतरिक तापमान को। पसीना या संवेदन जो है वो शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने का एक तरीका है। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है क्या? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस तथा वृक्क नलिका। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस तथा वृक्क नलिका। चयापचय अपशिष्ट को खत्म करना और जल संतुलन बनाए रखना यह कार्य है वृक्क का। चयापचय अपशिष्ट को खत्म करना और जल का संतुलन बनाए रखना यह काम है वृक्क का। मानव मूत्र के पीले रंग का कारण क्या है? यूरोक्रोम वर्णक। मानव मूत्र का पीले रंग का कारण है यूरोक्रोम वर्णक। अपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। और डायलिसिस में कौन सा प्रक्रम होता है? परासरण। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है वो होता है 1200 सीसी। नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो प्रभावित करता है वृक्क को। नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो प्रभावित करती है वृक्क को। वृक्क में बनने वाला मूत्रवाहिनी के माध्यम से पहुंचता है मूत्राशय तक। वृक्क में बनने वाला मूत्रवाहिनी के माध्यम से पहुंचता है मूत्राशय तक। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी प्रणाली क्या है ये? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। उत्सर्जन के लिए शुंड ग्रंथि उपस्थित होती है हेमिकोर्डेटा संघ में। उत्सर्जन के लिए शुंड ग्रंथि उपस्थित होती है हेमिकोर्डेटा संघ में। कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। कोर्टिसोल उत्पन्न होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन उत्पन्न होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है हाइपोथैलेमस द्वारा। शरीर का जो तापमान है वह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। नेत्र से आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से। नेत्र से जो आंसू निकलते हैं वह आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से निकल करके आता है। जीभ के पीछे स्वर यंत्र या स्वर पेटी के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ते के आकार के आवरणकों को कहा जाता है क्या? उपकंठ।
जीभ के पीछे स्वर यंत्र या स्वर पेटी के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ते के आकार के आवरण को कहा जाता है उपकंठ। मानव मल एक कार्बनिक अशुद्धता है। मानव मल क्या है? मानव मल जस्ट एक कार्बनिक अशुद्धता है। पीत लवण सहायता करते हैं वसा के पायसीकरण में। पीत लवण जो है वो सहायता करते हैं वसा के पायसीकरण में। पीयूष, थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ये सब जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। पीयूष, थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ये सब जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतली डंठल द्वारा लटकी रहती है वह है पीयूष ग्रंथि। वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतली डंठल द्वारा लटकी रहती है वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है मनुष्य में बौनेपन के लिए। पीयूष ग्रंथि जो है वो उत्तरदायी है मनुष्य में बौनेपन के लिए। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने वाली ग्रंथियां हैं अधिवृक्क ग्रंथियां। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने वाली ग्रंथियां जो है वो हैं अधिवृक्क ग्रंथियां। वह ग्रंथि जो किसी जंतु को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है वो है अधिवृक्क। वह ग्रंथि जो जंतु को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है वो है अधिवृक्क। वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है वह है क्या? अन्याशय, अग्नाशय। वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करता है वो है अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है जो स्थित है कपाल के अंदर। पीयूष ग्रंथि जो है वो कपाल के अंदर स्थित है। लाल ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ, यकृत, श्लेष्मा ग्रंथियाँ, ये सब जो है वो बाह्य स्राव ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, वसामय ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, श्लेष्मा ग्रंथि, ये सब जो है वो उदाहरण है बाह्य स्राव ग्रंथियों के। अधिवृक्क ग्रंथियाँ स्थित होती है कहाँ? वृक्क में। अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो है वो वृक्क में स्थित होती है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि द्वारा। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्रावित होती है पीनियल ग्रंथि द्वारा। मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। मनुष्यों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। एक्राइन ग्रंथि, एक्राइन ग्रंथि का प्राथमिक कार्य है क्या? पसीना उत्पन्न करना। एक्राइन ग्रंथि जो होता है उसका प्राथमिक कार्य है पसीना उत्पन्न करना। वह ग्रंथि जो घेंघा रोग में बढ़ जाती है वो है थायराइड ग्रंथि। वह ग्रंथि जो घेंघा रोग में बढ़ जाता है वह है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसे? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अब है श्वसन प्रणाली। प्लाक जमा होने के कारण धमनियाँ का सख्त होना और सिकुड़ना कहलाता है क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक जमा होने के कारण धमनियाँ का सख्त होना और सिकुड़न होना यह कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। लड़कों में बढ़ती हुई स्वर यंत्र गले के सामने एक स्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देती है जिसे कहा जाता है कंठमणि यानी एडम्स एप्पल।
लड़कों में बढ़ती हुई स्वर यंत्र गले के सामने एक स्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है कंठमणि यानी एडम्स एप्पल। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम गति करता है नीचे की ओर। पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर गति करती है श्वसन के दौरान। मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4.4%। मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है 4.4%। कीड़ों में गैसीय विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल कहलाता है क्या? ट्रेकिया। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल जो है वो कहलाता है क्या? ट्रेकिया। श्वसन तंत्र का वह भाग जो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है वो है उपास्थि वलय। श्वसन तंत्र का वह भाग जो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है वो है उपास्थि वलय। प्रारंभ में पहले चरण में वायुवीय और अवायुवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाला एक सामान्य उत्पाद क्या है? पाइरूवेट। प्रारंभ में पहले चरण में वायुवीय और अवायुवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाला एक सामान्य उत्पाद है क्या? पाइरूवेट। तिलचट्टे में होते हैं क्या? श्वास रंध्र। तिलचट्टे में श्वास रंध्र होते हैं। फेफड़ों के भीतर छोटी नलियां जो गैस विनिमय के लिए वायु लाती है वह सूक्ष्म श्वास नली यानी ब्रोंकियोल्स कहलाती है। फेफड़ों के भीतर छोटी नलियां जो गैस विनिमय के लिए वायु लाती है उन्हें सूक्ष्म श्वास नली यानी ब्रोंकियोल्स कहलाती है। सूक्ष्म श्वास नली के अंत में छोटी वायु थैली होती है, कौन सा? कूपिका। सूक्ष्म श्वास नली के अंत में छोटी वायु थैली होती है, कूपिका। पाइरूवेट का वायवीय विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट का वायवीय विघटन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पसलियां ऊपर उठती है तब डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। जब पसलियां ऊपर उठती है तो डायाफ्राम जो है वो सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। अधिकतम बलपूर्वक निश्वासन के बाद फेफड़ों में शेष वायु की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन। अधिकतम बलपूर्वक निश्वासन के बाद फेफड़ों में शेष वायु जो बच जाता है उसकी मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना जहां गैसों का विनिमय होता है वह कहलाता है कूपिका। फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना जहां गैसों का विनिमय होता है वो कहलाता है कूपिका। सिगरेट नुकसान पहुंचाती है ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पच्छाभ को। सिगरेट नुकसान पहुंचाती है ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पच्छाभ को। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या होती है कितना? 6। श्वसन की प्रक्रिया दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन अणु की संख्या होती है 6। सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। पादप में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2, H2O और ऊर्जा। पादप में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2, H2O और ऊर्जा। उपास्थि मांसपेशियों और कोमल ऊतकों का बेलनाकार समूह जिसमें स्वर रज्जु होते हैं वह स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहलाते हैं। उपास्थि मांसपेशियों और कोमल ऊतकों का
बेलनाकार समूह जिसमें स्वर रज्जु होते हैं स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स कहलाते हैं। गर्दन और ऊपरी वक्ष में नली जैसी संरचना को कहते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया। गर्दन और ऊपरी वक्ष में नली जैसी संरचना को कहते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया। एक वयस्क मनुष्य विश्राम के समय प्रति मिनट सांस लेता है 15 से 18 बार। एक वयस्क मनुष्य जो है वो विश्राम के समय प्रति मिनट सांस लेता है 15 से 18 बार। स्थलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। स्थलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर बहुत तेज होती है जल में ओटो की मात्रा कम होने के कारण। स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर जो है वो बहुत तेज होती है जल में ओटो की मात्रा कम होने के कारण। मानव शरीर में वायु ग्रहण की जाती है नासा द्वार द्वारा। मानव शरीर में वायु ग्रहण जो है वो की जाती है नासा द्वार द्वारा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। मनुष्य द्वारा अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 21% और 16% होता है। मनुष्य द्वारा अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्रमशः 21% और 16% होता है। श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट। श्वसन के दौरान कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट। मेंढकों में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे श्वसन करते हैं अपनी आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे कहते हैं श्वास नली। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे श्वास नली कहा जाता है। मछलियाँ सांस लेती हैं पानी गटक कर। मछलियाँ जो है वो सांस लेती हैं कैसे? पानी गटक कर। हेलियोटोसिस जिसे सामान्यतः जाना जाता है सांसों के दुर्गंध। हेलिटोसिस जिसे सामान्यतः जाना जाता है सांसों की दुर्गंध को कहते हैं हेलिटोसिस। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहता है क्या कहा जाता है? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहा जाता है वायवीय श्वसन। खोपड़ी की हड्डियों में एक गुहा जो आमतौर पर हवा से भरी होती है जो नासिका मार्ग से गुजरती है और श्वसन क्रिया में योगदान करती है वो है साइनस। खोपड़ी की हड्डियों में एक गुहा जो आमतौर पर हवा से भरी होती है जो नासिका मार्ग से जुड़ती है और श्वसन क्रिया में योगदान करती है वह है साइनस। सामान्य श्वसन के दौरान प्रश्वसित और निश्वसित वायु की मात्रा होती है श्वसन आयतन। सामान्य श्वसन के दौरान प्रश्वसित और निश्वसित वायु की मात्रा होती है श्वसन आयतन। केंचुए में श्वसन होता है त्वचीय श्वसन। केंचुए में कैसा श्वसन होता है? त्वचीय श्वसन। वह जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है वह है अवायुजीवी। वह जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है वह है अवायुजीवी। वायु की सबसे बड़ी मात्रा जिसे अधिकतम श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित किया जा सकता है वो है फुफ्फुस आयतन। वायु की सबसे बड़ी मात्रा जिसे अधिकतम श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित किया जा सकता वह है फुफ्फुस आयतन।
रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लगता है। समुद्र में उपस्थित हरे पौधे मछलियों के श्वसन में किस प्रकार सहायता करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करके। समुद्र में उपस्थित हरे पौधे जो होते हैं वो मछलियों के श्वसन में ऑक्सीजन प्रदान करके मदद करते हैं। श्वसन का वह प्रकार जिसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह एरोबिक श्वसन यानी वायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन का वह प्रकार जिसमें अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह एरोबिक श्वसन यानी वायवीय श्वसन कहलाता है। कुछ वैसे जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं वो है केंचुआ और मेंढक। कुछ वैसे जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं वो है केंचुआ और मेंढक। अवायवीय श्वसन के दौरान एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटीपी का निर्माण होता है खमीर में। अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी का निर्माण होता है खमीर में। ब्रोंकाई, स्वर यंत्र तथा श्वास नली कुछ भाग हैं श्वसन तंत्र के। ब्रोंकाई, स्वर यंत्र, श्वास नली ये सब जो है वो कुछ भाग हैं श्वसन तंत्र के। स्पाइरैक्लस श्वसन तंत्र का एक भाग है कीड़ों का। स्पाइरैक्लस श्वसन तंत्र का एक भाग है कीड़ों का। कंठ यानी वॉइस बॉक्स, कंठ का दूसरा नाम क्या है? स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। कंठ का दूसरा नाम है स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया जो है वो कहलाता है अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली। फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? अल्वियोली यानी वायु कोष्ठिका में। मनुष्य में फेफड़ों यानी लंग्स को विभाजित किया गया 5 भागों में। लंग्स को विभाजित किया गया है 5 भागों में। जलीय जंतु स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज गति से सांस लेते हैं क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जलीय जंतु स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज गति से सांस लेते हैं क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पाइरुविक अम्ल में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पाइरुविक अम्ल में टूटने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? गलफड़ा। मछली का श्वसन अंग है गलफड़ा। पाचन तंत्र की बात करें तो मानव शरीर में भोजन एक सतत नालिका से होकर गुजरता है जो शुरू होता है कहाँ से? मुख से यानी मुंह से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कहाँ है? छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है छोटी आंत। पीत रस पित्ताशय में संग्रहित होता है और स्रावित होता है कहाँ? यकृत द्वारा। पीत रस जो है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। जहरीले पदार्थों का विसहरण करने के लिए जिम्मेदार मानव अंग है यकृत। जहरीले पदार्थों का विसहरण करने के लिए जिम्मेदार मानव अंग है कौन सा? यकृत। पीत रस क्षारीय होता है और इसके पीएच मान की सीमा 7 से 8.6 के बीच होता है। पीत रस जो है वो क्षारीय होता है और पीत रस के पीएच का मान 7 से लेकर के 8.6 के बीच होता है। आमाशय में अम्लीय भोजन को निष्क्रिय किया जाता है पीत रस द्वारा।
आमाशय में अम्लीय भोजन को निष्क्रिय किया जाता है किसके द्वारा? पीत रस के द्वारा। पाचन प्रक्रिया के दौरान एमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज एंजाइम। पाचन प्रक्रिया के दौरान एमल्सिफाइड वसा को तोड़ने का कार्य करता है लाइपेज एंजाइम। पीत रस स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत रस जो है वो पीत रस स्रावित होता है कैसे? यकृत द्वारा। पीत रस संग्रहित होता है पित्ताशय में। पीत रस जो है वो संग्रहित होता है पित्ताशय में। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा में। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा में। मवेशियों जैसे जुगाली करने वाले जंतुओं में रुमेन में मौजूद बैक्टीरिया मदद करता है सेलुलोज के पाचन में। मवेशियों जैसी जुगाली करने वाले जंतुओं में रुमेन में मौजूद बैक्टीरिया मदद करता है सेलुलोज के पाचन में। जिन जंतुओं के मुंह और गुदा दोनों के लिए एक ही द्वार होता है उन्हें कहा जाता है प्लैटीहेलमिन्थस। जिन जंतुओं के मुंह और गुदा दोनों के लिए एक ही द्वार होता है उन्हें कहा जाता है प्लैटीहेलमिन्थस। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता किसके पाचन के लिए होती है? सेलुलोज। लंबी छोटी आंत की आवश्यकता जो है वो सेलुलोज के पाचन के लिए होती है। वह तत्व जो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है वो है कैल्शियम। वह तत्व जो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है वह है कैल्शियम। यह अच्छे रोगाणुओं के साथ हमारे पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। जो हानिकारक रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देता है वह है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे रोगाणुओं के साथ हमारे पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करने में सक्षम है जो हानिकारक रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे रोगाणुओं के साथ हमारे पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। प्रोबायोटिक्स जो है वो हानिकारक रोगाणुओं को भी निष्क्रिय कर देता है। विली उपस्थित होते हैं छोटी आंत में। विली जो है वो छोटी आंत में उपस्थित होते हैं। मानव में छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 7 से 7.5 मीटर। मानव में छोटी आंत की लंबाई जो है वो लगभग होती है 7 से 7.5 मीटर। वह कार्बोहाइड्रेट जो जठरांत्र पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है और अपशिष्ट हटाने में मदद करता है वो है फाइबर। वह कार्बोहाइड्रेट जो जठरांत्र पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है और अपशिष्ट हटाने में मदद करता है वो है फाइबर। वह गुहा के आधार का निर्माण करने वाली पेशीय परत को कहा जाता है वो है डायाफ्राम। वक्ष गुहा के आधार का निर्माण करने वाली पेशीय परत को कहा जाता है डायाफ्राम। आहार का वह अपाचय भाग जो पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है वह है रुघेज। आहार का वह अपाचय भाग जो पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है वह है रुघेज। जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं एंजाइम की मदद से। जटिल खाद्य पदार्थ जो है वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं एंजाइम की मदद से। माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। पाचन तंत्र का वह भाग जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है वह है छोटी आंत। पाचन तंत्र का वह भाग जो यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है वह है छोटी आंत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है आमाशय से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित होता है कहाँ से? आमाशय से।
एक द्रव को दूसरे अमिश्रवणीय द्रव में परिक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। एक द्रव को दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है पायसीकरण। जब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है तब मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। जब दांतों में सड़न शुरू हो जाता है तब मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। पीत लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं का छोटे गोलिकाओं में विघटन समान है गंदगी पर साबुन के पायसीकरण के। पीत लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं का छोटे गोलिकाओं में विघटन समान है गंदगी पर साबुन के पायसीकरण के। मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत जो है वो अधिक लंबी होती है। छोटी आंत में मौजूद पतली भित्ति वाली अंगुली नुमा संरचनाएं कहलाती है विली। छोटी आंत में मौजूद पतली भित्ति वाली अंगुली नुमा संरचनाएं जो है वो क्या कहलाती है विलाई। लार में मौजूद पाचक एंजाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं एमाइलेज। लार में जो एंजाइम मौजूद होते हैं पाचक वाले उसको कहा जाता है एमाइलेज। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटते हैं और बनते हैं क्या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बन जाते हैं। वह एंजाइम जिसे पाचन क्रिया में कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है वह है पेप्सिन। वह एंजाइम जिसे पाचन क्रिया में कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है वह है पेप्सिन। पेट में जलन को कम करने के लिए किस अम्लनाशक क्षार का उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पेट में जलन को कम करने के लिए किस अम्लनाशक क्षार का उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मुख गुहिका भाग है मानव पाचन तंत्र का। मुख गुहिका जो है वो भाग है किसका मानव पाचन तंत्र का। लसिका परिवहन करता है पचे हुए और अवशोषित आंत्र वसा का। लसिका जो है वो परिवहन करता है किसका वसा का पचे हुए और अवशोषित आंत वसा का। शरीर में वसा को पचाने के लिए उपयोगी है क्या पीत रस। शरीर में वसा को पचाने के लिए उपयोगी है पीत रस। पीत रस किसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पीत रस जो है वो अग्न्याशयी एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पीत रस जो है वो अग्न्याशयी एंजाइम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दंत क्षरण होता है कोमल दंत वल्क के कारण। दंत क्षरण जो होता है वो होता है कोमल दंत वल्क के कारण। लार युक्त एमाइलेज मदद करता है स्टार्च के पाचन में। लार युक्त एमाइलेज जो है वो मदद करता है स्टार्च के पाचन में। अंधनाल यानी सिक्कम भाग है किसका पाचन तंत्र का। अंधनाल यानी सिक्कम जो है वो भाग है पाचन तंत्र का। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम मौजूद होते हैं आंत रस में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए, वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा मौजूद है, कहाँ मौजूद है, आंत रस में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को। पेट दर्द से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है अपच के दौरान। पेट दर्द से रक्त पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपचार किया जाता है अपच के दौरान। आंत का वह क्षेत्र जहाँ जुगाली होता है, रुमेन।
आंत का वह क्षेत्र जहाँ जुगाली होता है वह है रुमेन। आहार नाल में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है पीत रस। आहार नाल में जो भोजन अम्लीय हो जाता है उसको क्षारीय में परिवर्तित करता है कौन? पीत रस। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कृंतकों की संख्या कितनी होती है? 8। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कृंतकों की संख्या 8 होती है। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ को विघटित करते हैं और फिर पचे हुए खाद्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ को विघटित करते हैं और फिर पचे हुए खाद्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मशरूम को माना जाता है मृतोपजीवी। मशरूम को क्या माना जाता है? मृतोपजीवी। मानव का वह अंग जिसमें लैंगरहैंस के द्वीपिका होते हैं वह है अग्नाशय। मानव का वह अंग जिसमें लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वह है अग्नाशय। पित्ताशय में संग्रहित होने वाला पदार्थ कौन सा है? पीत। पित्ताशय में संग्रहित होने वाला पदार्थ है पीत। मानव शरीर का वह अंग जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है वो है अग्नाशय। मानव शरीर का वह अंग जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है वो है अग्नाशय। वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई होती है कितना? लगभग 23 फीट। वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की औसत लंबाई होती है 23 फीट। दांत बने होते हैं कैल्शियम से। दांत जो है वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम से। वह मानव अंग जिसमें अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, वह मानव अंग जिसमें अमोनिया जो है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है वो है यकृत। यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। मनुष्य का वह अंग जो अम्ल स्रावित करता है वो है आमाशय। मनुष्य का वह अंग जो अम्ल स्रावित करता है वो है आमाशय। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। हम जो भोजन खाते हैं उससे उसे प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में संग्रहित होता है? फ्लाइकोजन के रूप में। हम जो भोजन खाते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में संग्रहित होता है? फ्लाइकोजन के रूप में। पाचन के बाद मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पाचन के बाद मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। वसा के पायसीकरण में शामिल मानव अंग कौन सा है? यकृत। वसा के पायसीकरण में शामिल मानव अंग है यकृत। वह स्थिति जिसमें छोटी आंत डेयरी उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है वह है लैक्टोज इनटॉलरेंसी। लैक्टोज इनटॉलरेंसी। वह स्थिति जिसमें छोटी आंत डेयरी उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है तो वह एंजाइम है लैक्टोरोज इनटॉलरेंस। डेंटल कैरीज का अर्थ है दांत का क्षय। डेंटल कैरीज का अर्थ है दांत का क्षय। एक व्यापक शब्द जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल है वो कहलाता है क्या? उपापचय।
एक व्यापक शब्द जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल है वह है उपापचय। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार है किसका? वसा का। ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो एक प्रकार है वसा का। मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से गुजरता है जो शुरू होता है मुख गुहा से। पाचन में सहायता के लिए आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन में सहायता के लिए आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। छोटी आंत को विभाजित किया गया है डुओडेनम तथा जेजुनम द्वारा। छोटी आंत को विभाजित किया गया है डुओडेनम तथा जोजिनम द्वारा। पाचन में सहायता के लिए आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में सहायता के लिए आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत को विभाजित किया गया है डुडेनम और जेजुनम तथा इलियम में। छोटी आंत जो है वो विभाजित हुआ है डेडुनम जेजुनम इलियम में। वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है कौन सा? पीत। वसा का पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है पीत। दांत के मूल पर जिस पदार्थ का आवरण होता है उसे दंत वज्र कहते हैं। दांत के मूल पर जिस पदार्थ का आवरण होता है उसे दंत वज्र कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को कहा जाता है अंधनाल। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को कहा जाता है क्या? अंधनाल यानी सिक्कम। मनुष्यों में भोजन का पाचन पूर्ण होता है छोटी आंत में। मनुष्यों में भोजन का पाचन जो है वो पूरा हो जाएगा छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है कहाँ? छोटी आंत में। मानव आमाशय में वसा, मानव जो है वो आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। मानव आंत में वसा का पाचन होता है। मानव आंत में वसा का पाचन होता है पित्त और लाइपेज द्वारा। मानव आंत में वसा का पाचन होता है पित्त और लाइपेज द्वारा। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपचित खाद्य का उदासीनीकरण किया जाता है पीत रस द्वारा। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किया जाता है पीत रस द्वारा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है वो शुरू होता है कहाँ? आमाशय में। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा यानी बकल कैविटी से। मनुष्य की मुख गुहा में पाचन की शुरुआत होती है कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य की मुख गुहा में भोजन की शुरुआत होती है कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में अपेंडिक्स जुड़ा होता है सिक्कम अंधांत्र सिक्कम यानी बड़ी आंत का पहला भाग से। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को तोड़ने का कार्य करता है कौन? यकृत। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को तोड़ने का उपाय करता है कौन? यकृत।
मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग है यकृत। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विशेषताओं से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग है यकृत। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है कहाँ? यकृत में। मानव शरीर में यूरिया जो है वो संश्लेषित होती है कहाँ? यकृत में।